हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यस क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर आई। ओके, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में आपने सुना होगा जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, आजकल एग्जाम्स का एक एग्जामिनर का ट्रेंड चल गया है कि वो क्वेश्चंस को रिलेट कर देते हैं वांट ऑफ फैक्टर आई से। ठीक है, और जो कि बहुत इजी कंसेप्ट होता है, लेकिन लड़के थोड़े से कम जानकारी के चलते इस क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ लेंगे वांट ऑफ फैक्टर, फिर इसका एप्लीकेशन बताएंगे। ठीक है, कि क्या सोल्यूशन में जब सोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मैंने हमारा एक लेक्चर हो चुका है सोल्यूशन पे। ठीक है, अब ये दूसरा लेक्चर है। ठीक, दूसरा लेक्चर क्या, एक जनरल कॉन्सेप्ट जिसमें हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। ओके, ये स्पेशली वांट ऑफ फैक्टर के लिए लेक्चर बना हुआ है और इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम किसमें, सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, जैसे क्या इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये चार क्या होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें आई का यूज कर देता है तो फिर क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है वही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लो। देखो क्या होता है, अगर सॉल्यूशन में आप कोई ऐसा सॉल्ट डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, सॉल्ट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट है मीन्स वो ब्रेक हो जाता है उस सोल्यूशन में जाने के बाद, या तो आयंस में ब्रेक हो गया या फिर डिसोसिएट हो गया। दो आयंस मिलके क्या बना लिए, एसोसिएट हो गए। डिसोसिएशन मीन्स होता है टूटना, एसोसिएशन मीन्स होता है जुटना। ठीक है, तो जैसे मान लो NaCl को जब आप वाटर में डालते हो तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है Na+ एंड देन Cl- दो आयंस में। ठीक है, तो इसका जो हम ऑब्जर्व करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो कैलकुलेटेड से कुछ डिफरेंट होता है। ओके, तो वही देखो, तो इसी से आता है वांट ऑफ फैक्टर आई का डेफिनेशन। आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू होगा क्या, और क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख लेना। ओके, अपॉन कैलकुलेटेड क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से आ जाता है, देख लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे इन दोनों को। ठीक है, तो आ जाएगा ऑब्जर्व्ड क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू क्या आ जाएगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई भी अगर ऐसा कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के रूप में यूज हो गया है तो उसमें हम आई से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, वो अगर मान लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है फिर भी आई से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का आई की वैल्यू कितना हो जाता है, 1। ठीक है, इसलिए ऑब्जर्व्ड जो होता है वो कैलकुलेटेड एंड जो फार्मूला लगा के आप निकालते हो उसके बराबर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आई कितना हो जाता है, 1। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, ठीक, यूरिया हो गया, ये ब्रेक नहीं होता है सोल्यूशन में डालने पे, कोई ब्रेक यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता, इसलिए आई की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं कब आई की वैल्यू बढ़ती है, कब आई की वैल्यू 1 से बढ़ती है, कब आई की वैल्यू 1 से कम होती है, और कब आई की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, चलो ये हो गया डेफिनेशन, एक तरह से लिख लेना, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव और फिर यहाँ से आ जाता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लो जैसे डेल्टा TF है, डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा TF तो क्या लिखते हो, KF इंटू मोलालिटी लिखते हो कि नहीं, सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा TF जो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF इंटू मोलालिटी होती है। इसमें आपको किससे, आई से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा रियल फार्मूले के लिए। ये जनरल फार्मूला है, आई इक्वल टू 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा या फिर 1 से कम हो, एसोसिएशन हो, डिसोसिएशन हो, कुछ ना हो, फिर भी ये फार्मूला लिखेंगे। और आई की वैल्यू अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आप 1 कर दोगे तो बस सिर्फ ये फार्मूला मिल जाता है। ओके, तो आप यही पढ़ना। ठीक है, ये नहीं पढ़ लेना डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, आप पूरा पढ़ना डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी इंटू आई मीन्स कैलकुलेटेड, ये था आपका ये था कैलकुलेटेड, फिर इसमें आई से मल्टीप्लाई करा दिया। उसी तरह इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB क्या हो जाएगा, KB इंटू मोलालिटी इंटू आई।
ओके, आप आई से मल्टीप्लाई सब में करते रहना, ठीक है। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। डेल्टा टी बी जो लिखते हो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी इंटू आई, ठीक है। आप आई से जरूर मल्टीप्लाई करना। उसी तरह रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी आई से मल्टीप्लाई करा दोगे, आई इंटू एन अपान एन प्लस वन, ठीक है। क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ओके। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसी तरह पाई इक्वल टू भी कर सकते हो सी आर टी आई, क्योंकि हमने क्या फार्मूला क्या निकाला है यहाँ पे, ऑब्जर्व इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड। तो ये हमारा कैलकुलेटेड होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी इंटू आई से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। ये हो गया जनरल फार्मूला, ओके। अब चलो, अब देखो, मान लो कोई ऐसा सॉल्ट हो, पहले हम पढ़ेंगे जो डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। वो सॉल्ट जो क्या होते हैं, वाटर में या सॉल्वेंट में जाने पे डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर फार्मूले में मेरा आई आ रहा है और विदाउट आई आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई की वैल्यू निकालना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो NaCl है हमारा, NaCl आपने डाल दिया इसको वाटर में, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो सॉलिड है ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na प्लस एंड देन Cl माइनस में, ओके। तो I की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है, यानी ये डिसोसिएशन होता है। पहला केस लिख लो, डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन का केस देख रहे हैं, यानी कोई सॉल्ट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जा रहा है। तो आप फार्मूला यहाँ लगाते हो, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, ठीक है। सिर्फ एक फार्मूला है, ठीक। I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। एल्फा क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये n क्या है, नंबर ऑफ आयंस है, यानी कितने आयंस में टूट रहा है, नंबर ऑफ आयंस, ओके। याद रहेगा ये, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, ओके। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ आयंस, अल्फा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। जो कि अक्सर परसेंटेज में दिया रहता है, जैसे मान लो 70% दे दिया, 100% बोल दिया, 80% बोल दिया, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे ना कि परसेंटेज। 70% का मतलब हो जाएगा 0.70, 100% का मतलब पूरा 1, 80% का मतलब 0.80, ठीक है। ये लिखना पता है ना। जब परसेंटेज में दिया रहेगा आपको अल्फा रखना है इंटीजर में, यानी 1 से जितना परसेंट होगा, यानी 0.7 का मतलब हो गया 0.70, 0.100, 1.00, ये 0.80, ओके, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं NaCl के लिए। क्या करेंगे, n की वैल्यू बता दो, n बराबर NaCl में 1, 2, यानी n इक्वल टू है 2। और जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो उनकी अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे मान लो NaCl, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ओके, या कोई भी नाइट्रेट हो गया KNO3, जैसे NaNO3, सारे नाइट्रेट वाटर में 100% डिजॉल्व होते हैं, ओके। तो जब ये ऐसा सॉल्ट गिवन होगा तो आप फार्मूला लगा दोगे I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, ठीक है। n की वैल्यू अब फार्मूला लगा के I निकालो यहाँ से। I इक्वल टू किसके लिए, NaCl के लिए हमको क्या निकालना है, I की वैल्यू, ओके। तो क्या करोगे, 1 प्लस n की वैल्यू बता दो, n की वैल्यू NaCl के लिए 2, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस है -1 फार्मूले में है, इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या लिख दोगे, जो कि 100% डिसोसिएट हो जाते हैं उनके लिए 1, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे 2 - 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो ये 2 के बराबर आ गया, ठीक है। I की वैल्यू 2 NaCl के लिए। तो अब देखो जनरल देखो क्या है कि अगर कोई सॉल्ट आपको गिवन है जो 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो उसका जो I की वैल्यू आती है ना, वो नंबर ऑफ आयंस के बराबर आ जाती है, ओके। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जो I की वैल्यू होगी, जो ऐसे सॉल्ट जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड हो गया CaCl2, ठीक है, ओके। जैसे मान लो KNO3 हो गया, ओके। NaCl आप देख ही लिए, कैल्शियम क्लोराइड देख रहे हो, Al2SO4 का थ्राइस Al, ठीक है।
ये हो गया जैसे, ठीक है। ये सब ऐसे सॉल्ट्स हैं जो 100% टूट जाते हैं। ओके, यहाँ से देखो ये कैसे सॉल्ट हैं जो 100% ब्रेक हो जाते हैं। तो इसमें देखो कितने नंबर ऑफ आयन्स है बता दो। एक कैल्शियम आयन है Ca+2 आयन और 2 क्लोरीन आयन है, ठीक है। इसका I की वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं 3। जब आप फार्मूला लगा के निकालोगे फिर भी आएगा कितना 3। ओके, समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे KNO3 देखो पता होगा ये क्या है पोटेशियम आयन और ये क्या है नाइट्रेट आयन, यानी यहाँ पे 2 ही आयन है। आयन्स गिनने में गलती ना कर देना, न कि यहाँ पे 3 इसको मान लो 1 इसको मान लो, ठीक है। आयन्स में ये ब्रेक होगा तो पोटेशियम प्लस KNO3 माइनस। ओके, तो 2 आयन्स हैं तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो आपको मेनली इसमें ये पता होना चाहिए वो किस में टूटेगा, है ना, वो किस में टूटेगा। आयंस में पता रहना चाहिए कि वो किस किस आयंस में टूटेगा। तो ये किस में ब्रेक होता है बता दो, Al+3 में, ठीक है, और SO4-2 में टूटता है, ठीक है। ये 3 आयन देंगे, ये 2 आयन है, यहीं से देख सकते हो ये 2 आयन है 3 आयन है, तो टोटल कितने आयन हो गए 5 आयन। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलो ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लो जो कॉम्प्लेक्स में आपको ना पता हो, K3FeCN6। अब बताओ ये किस में टूटता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस में टूटता है। आपको पता है कि जो लार्ज ब्रैकेट में हैं ये अंदर से ब्रेक नहीं होंगे, वो एक बार ही ब्रेक होंगे एक किसी आयन में। तो आप ये जो बाहर वाले हैं ये तो टोटल ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3K+ आयन आ जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होंगे, ये होगा FeCN का होल 6 पे कितना आ गए। अगर यहाँ पे +3 आ रहा है तो यहाँ पे 3- आ रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या? ओके, चलो ये दिख रहा है, फिर से बता देता हूँ, ये दिख रहा है, ओके, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये जब ब्रेक होगा ना, ये जो ब्रेक होगा ना, तो 3K+ आयन देगा प्लस FeCN6 होल 6 का क्या देगा 3- देगा। ओके, ये तो दिख रहा है, ठीक है, 3- देगा, यानी यहाँ पे 3 + 1 एक 4 ही आयन्स होंगे। कितने 4 आयन, देखो 3K K3 FeCN6 में 3K पोटेशियम आयन और ये एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चलो ये तो हो गया 4 आयंस हो गए, 4 आयंस हो गए, ठीक है। इनमें बस नंबर ऑफ आयंस देख लो, ये 100% डिसोसिएट होते हैं। एक आयन पोटेशियम हो गया, एक कॉम्प्लेक्स जो अंदर के अंदर बना हुआ है इस लार्ज ब्रैकेट में, ठीक है। ये अंदर से ब्रेक नहीं होते हैं। आप यहाँ जब टेस्ट देखोगे ना तो ये CN का और Fe का कभी टेस्ट नहीं दे रहा होगा, ठीक है। केमिकल जब एनालिसिस करते हैं वहाँ पे एक आयरन का टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, ये पोटेशियम का टेस्ट देगा और ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, I की वैल्यू कैसे कितना बता दोगे 3A 1A I इक्वल टू 4, सिंपली I इक्वल टू 4। ओके, बस सिंपल है, ठीक, सिंपल है बस। हाँ, अगर मान लो कहीं परसेंटेज दिया हुआ है तुमको, ठीक है, क्या दिया है परसेंटेज दिया है, कोई ऐसा सॉल्ट दे दिया उसमें बोल दिया अल्फा इतना % डिसोसिएट होता है, ठीक है। मान लो तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर उसमें परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज अगर नहीं गिवन है तो आप मान के चलना कि 1 अल्फा है, यानी 100% वो टूट रहा है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया MgCl2 मान लो दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मे बी इसका I1 हो, लेकिन वो बोल रहा है ऐसा कंडीशन है कि अल्फ़ा है 70%, ठीक है। अल्फ़ा कितना है 70% है, 70%। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे 0.70, जब परसेंटेज हटाओगे तो डेसिमल आएगा, यानी 0.70 हो गया अल्फ़ा, ठीक है। 70% डिसोसिएट हो रहा है। तो आप यहाँ से देखो n की वैल्यू बता दो, n तो वही रहेगा, n कम नहीं होगा, n2 + 1 = 3n है। तो फार्मूला यही लगाओगे, I इक्वल टू 1 + 3 - 1 कर दोगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितना रख दोगे 0.70। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × 0.70, ठीक है, दिख रहा है ना 0.70। आप यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे, ये हो जाएगा 1.40 + 1 एंड 2.40 आ गया हमारा I की वैल्यू। देखो आना चाहिए था कितना 3,
है ना, आना चाहिए था 3, लेकिन जो डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट वो 70% हो गया, 70% हो गया, तो यहाँ पे आई अल्फा की वैल्यू 0.70 रखेंगे, एन की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, यानी वो 3 ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन। अब बात करेंगे हम किसका, एसोसिएशन का। ठीक है, अब मान लो कि एसोसिएशन हो रहा है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके, 2 या 3 मॉलिक्यूल्स मिलके डाइमर या ट्राइमर बना रहे हैं। ठीक है, डाइमर या ट्राइमर बना रहे हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स जुटना होता है, कुछ 2 या 3 मॉलिक्यूल्स का जुटना। फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड को, बेंजोइक एसिड जब बेंजीन में आप डालते हो, बेंजीन में आप डालते हो तो इनके 2 मॉलिक्यूल मिलके एक डाइमर बना लेते हैं। जैसे मान लो 2A मॉलिक्यूल लिए, यानी 2 बेंजोइक एसिड लिए, 2 टाइम्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड लिए, ये क्या कर देता है, जब बेंजीन में डालते हो तो A2 बना लेता है, यानी बेंजोइक एसिड 2 मॉलिक्यूल मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुट जाते हैं। ठीक है, उसको वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो चेंज हो जाएगा, किस फैक्टर से, आई फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला क्या लिखना है, I इक्वल टू 1 प्लस एन, सॉरी I इक्वल टू, ये किसके लिए है, लिख लेना यार, डिसोसिएशन के लिए है, डिसोसिएशन। ठीक है, ये डिसोसिएशन के लिए है। I इक्वल टू एन के जगह आप 1/n कर दो, -1 कर दो, इंटू अल्फा कर दो, बस ये हो जाएगा एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए। ठीक है, एसोसिएशन के लिए मीन्स एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, एसोसिएशन हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना दे रहे हैं, कम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 2 मिलके 1 बना दे रहे हैं, 3 मिलके 1 बना दे रहे हैं, 4 मिलके 1 बना रहे हैं, ट्राइमर बन सकता है, डाइमर है इसको बोलते हैं, 3 मॉलिक्यूल मिल गए तो ट्राइमर बोलेंगे। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे आप बता दो, n है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जा रहे हैं। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल मिलके एग्रीगेट बना रहे हैं, यानी एसोसिएट हो रहे हैं कितने मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे बता दो n की वैल्यू कितनी होगी, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होगी, अल्फा कितना है, जहां नहीं गिवन होगी, बोल रहा है कि डाइमर बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 50%, 1 मानेंगे ना, अगर कुछ नहीं गिवन हो तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अक्सर आपको अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तो आपको गिवन होगा। ठीक है, डिसोसिएशन भी हो रहा हो, अगर नहीं गिवन है तो कितना मानोगे आप, 1 मानोगे। ठीक है, अगर वो सॉल्ट है यानी इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बता दिया, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज। ठीक है, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, स्टार्च। ओके, तो हो गया। यहाँ पे I इक्वल टू क्या करोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन में एक दे देता हूँ इस पे रिलेटेड, क्या क्वेश्चन लिख लो कि ऐसा रिएक्शन गिवन है। ठीक है, A2 गिव्स 2A गिव्स A2। ठीक है, और बोल दिया कि अल्फा है 70%। ठीक है, अल्फा कितना है, 70% अल्फा गिवन है, पूछ रहा है I की वैल्यू बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन फैक्टर इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 70% एंड गिवन रिएक्शन, दिस इज द गिवन रिएक्शन। ओके, तो आप कैसे निकालोगे, फार्मूला लगा दोगे ये वाला। ठीक है, I इक्वल टू क्या करोगे, 1 प्लस 1/n का मतलब n क्या है, 2 है। ठीक है, n 2 है, 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहे हैं ना, तो n इक्वल टू 2 कर दोगे 1/2। ठीक है, और क्या करोगे, -1 इंटू अल्फा की वैल्यू कितना गिवन है, 70%, तो क्या लिख दोगे, 0.70। ओके, तब बता दो क्या होगा, सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स है। 1 प्लस ये हो जाएगा कितना, -1/2 इंटू 0.70, ये करोगे तो आ जाएगा कितना, 0.65। ओके, 0.65 आ गया। देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.60, सॉरी दिख रहा है। ठीक है, मैथ सॉल्व करना है, इसके बाद बस आपको n निकालना आना चाहिए, अल्फा निकालना आना चाहिए, उसके बाद तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ओके, ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो बता दिया ना कि क्या होते हैं, जिनमें I की वैल्यू 1 होती है, यानी वो न तो डिसोसिएट होते हैं न एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सब हटा दो। अब ये तो देखो
डिसोसिएशन में जब डिसोसिएशन हो रहा था, फॉर एग्जांपल NaCl, CaCl2, तो जो I की वैल्यू आएगी ना वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, और एसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी कह लो, वो घट रहा है तो I की वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है। जहाँ डिसोसिएशन होगा वहाँ I ग्रेटर देन 1, जहाँ एसोसिएशन होगा वहाँ I लेस देन 1। देखो यही क्वेश्चन सेम नीट में पूछा था एक बार कि एक मॉलिक्यूल है जो एक सॉल्वेंट में डालने पे डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, दूसरे सॉल्वेंट में डालने पे एसोसिएट हो रहा है, तो I पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो जहाँ डिसोसिएट हो रहा है वहाँ I ग्रेटर देन 1, ठीक है, और जहाँ एसोसिएट हो रहा है वहाँ I लेस देन 1। ओके, समझ रहे हो। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यूरिया, सुक्रोज, ये वाटर में जब डालते हो सॉल्युबल तो होता है लेकिन आयंस में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। सॉल्युबल होना और आयंस में ब्रेक होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुक्रोज सॉल्युबल इन वाटर बट डिसोसिएट नहीं होता है, इसके मॉलिक्यूल सुक्रोज फॉर्म में ही रहेंगे, ओके। और यहाँ पे ये ग्लूकोज भी नहीं डिसोसिएट होता है, ये भी ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा लेकिन सॉल्युबल है, ठीक है। तो यहाँ सीधे I इक्वल टू क्या लिख दोगे, I इक्वल टू 1 होता है, यानी जो फार्मूले से लगाते हो आप I लिखो न लिखो, आपका जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा, वहाँ I से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्ट, क्यों निकाल रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये जानना जरूरी है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहा है, क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कि 0.0 क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा ऑप्शन क्या क्या है। 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। बोल रहा है ये गिवन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब लिख लेना, एग्जिबिट लार्जेस्ट क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ऑप्शन है ए KCl, बी है C6H12O6, ठीक है, सी है Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है, थ्राइस, और डी क्या है K2SO4, ओके। देखो ये अच्छे एग्जाम्स का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल नहीं दिया जा रहा है, ये एग्जाम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप कर लोगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो बोल रहा है कि इतना मोलर सॉल्यूशन गिवन है, मोलल है, इतना मोलल, अब मोलर रहे उससे मतलब नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, बस एक ये मानो ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसमें कौन देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेनली बेस्ड है किस पे, वांट फैक्टर I पे। देखो कैसे, देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, याद है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट याद करना। देखो फ्रीजिंग पॉइंट याद करने से पहले कहना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब सॉल्यूट डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट होता है, ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाता है, घट जाता है। जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है, जब उसमें कोई सॉल्यूट घोलते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, यानी माइनस में चला जाएगा। जैसे वाटर नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, लेकिन जब सॉल्यूट डिजोल्व करते हो तो उसमें वो घट जाता है, यानी मान लो -0.3 हो गया, -0.01 हो गया, लेकिन माइनस में चला गया, ठीक है, 0 से कम हो गया, ठीक। तो उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा I होगा उतना ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, ध्यान रखना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा आएगा जितना ज़्यादा I की वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछता इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो जितना ज़्यादा I होता तब इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली देखना किसमें I की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। पढ़ाया था KCl, NaCl बताया था, KCl में I की वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 आयंस हैं, ठीक है, 2 आयंस है, 100% डिसोसिएशन होता है ऐसे आयंस का, ठीक है। ऐसे देखो ये क्या है,
ये क्या है बच्चा लोग, ये है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। और ये क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये टूटता नहीं है अपने आयंस में। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लिख दोगे, 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1। यहाँ पे बताओ कितने आयंस होंगे, कितने आयंस होंगे, बस ये 3 ये 2 यानी 5 आयंस हैं। तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे बता दो ये सल्फेट आयन हो गया, ये पोटेशियम, यानी 2 पोटेशियम प्लस 1 सल्फेट इक्वल टू 3। तो आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, ठीक है। तो बताओ किसमें लार्जेस्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, नॉर्मल, नॉर्मल क्या इजी है, क्वेश्चन इजी है ना, आप खुद करना। और करना क्या है, आप बता सकते हो कि जिसकी वैल्यू आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ओके चलो नोट कर लो, इसको नोट करना है, नोट कर लो। 0.1 मोलर, हाँ यहाँ पे मोलालिटी हम नहीं देख रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि डेल्टा TF होता है KF इंटू मोलालिटी इंटू आई, ठीक है। और मोलालिटी और K सबके लिए सेम है, क्योंकि एक ही सॉल्वेंट में घोला गया होगा। K डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, और सॉल्वेंट यहाँ गिवन है, तो आप माज्यूम करोगे कि सब एक ही सॉल्वेंट में घोला गया होगा। तो ये तो कांस्टेंट है, तो बस डेल्टा TF किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा आई होगा उतना ही डेल्टा TF होगा, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ओके ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। बहुत जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, लेक्चर को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, K4 Fe CN6, ठीक है, CN6। तो बोल रहा है ये गिवन है, ठीक है, पूछ रहा है इसका जो आई है वो किस ऑप्शन में आई के बराबर है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। बोल रहा है जो आई वैल्यू इसकी आएगी वो इनमें से किसके बराबर आएगी, और ऑप्शंस दिया था Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 का थ्राइस, NaCl और यहाँ पे AlNO3 का थ्राइस। मैं देखो कोई भी ऑप्शंस दे सकता था, लेकिन रियल क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। Na2SO4 और आप कई भी आयंस ले लो, कई आयंस ले सकते हो आप, ठीक है। बस आपको इसमें बस आई की वैल्यू, सिर्फ ये क्वेश्चन रिलेटेड है आई से, इससे वन टाइप फैक्टर का कोई लेना, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। वन टाइप फैक्टर इज आई, ओके ठीक है। चलो तो क्या है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले तो आई बताओगे इसका कितना होता है, ठीक है। क्यों, कैसे निकालते थे कॉम्प्लेक्स का, याद करो, ये 4 आयंस हैं, ये तो नहीं टूटेगा ना, ये नहीं टूटेगा। 4 आयन से एक ये आयन, तो कितने हो गए, 5 आयंस हो गए। ओके, तो आई की वैल्यू कितना बता दोगे आप डायरेक्टली, 5, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन 100% होगा, इन अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर दे दिया होता ना अल्फा इक्वल टू 90%, तो आपको फार्मूला लगाना पड़ता, फिर वो वाला कौन, 1 + n-1 इंटू अल्फा आई इक्वल टू, ठीक है। ये फार्मूला लगाते और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.9 रखते और n की वैल्यू कितना रखते, 4 + 1 यानी 5 रखते, ठीक है। अगर अल्फा दिया रहता तो, अल्फा दिया रहता तो, ओके। यहाँ पे तो अल्फा नहीं दिया है, तो आप मान लोगे कि 100% टूटता है, ठीक है। तो चलो इसका आई 5 हो गया। अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन इसमें से आई इक्वल टू 5 देगा, ओके ठीक है। तो आप यहीं से देख लो ना, ये 2 आयंस, ये 3 आयंस, ये टोटल कितने आयंस देता है, 5 आयंस देता है। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके, क्योंकि 2 आयन बहुत पढ़ लिया हमने। यहाँ पे 3 + 1 यानी 4 आयन है, आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 सोडियम आयन, 1 सल्फेट आयन है, आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 3 गिवन, सब में कितना आ रहा है, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 2, ठीक है। तो 5 किस में है, ए वाले पार्ट में ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप वन टाइप फैक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है।
आई होप क्या 100% फिक्स है आई से रिलेटेड क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। अगर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करके क्वेश्चंस लगवा रहा है, ठीक है, तो भी आप कर लोगे। थोड़ा सा आप वो वाला पार्ट जरूर देख लेना जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप पढ़े हो, ठीक है। बस फार्मूला लगाना, उसके बाद आई लिखना, आई आप नॉर्मली निकालना जान गए हो, बस वहाँ पे आई की वैल्यू रख देना, ठीक है। अब आपका आई से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो तो वो हमारी गलती नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो सही होना ही चाहिए। अब ये तो आई की वैल्यू आप अब कर लोगे, ठीक है। ओके, चलो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो क्योंकि एग्जाम्स पास आ गए हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।